जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि हम लोग इस सीरीज में वॉइस पढ़ रहे थे, पिछले 2 क्लास हो भी गया है। पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि एक्टिव से जब पैसिव जाते हैं तो किन किन नियमों को ध्यान रखना है, किन किन रूल्स को भी ध्यान रखना है। तो वहाँ पर एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले क्लास में किन किन नियमों को बताया गया था। सबसे पहला नियम हम लोग जो डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो आपका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता था या बन जाता भी है अभी भी, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट में आ जाता है। फिर वहाँ पर हम लोग दूसरा चीज़ देखे थे कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव जा रहे होते हैं तो एक सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। हमेशा बाय का ही यूज नहीं होता है, वो आज के वीडियो में पता चल जाएगा धीरे धीरे। तीसरा चीज़ वहाँ हम लोग रूल्स में बात किए थे कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब हमेशा जो है मुख्य क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है हमेशा। क्या है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग उसी काम को दिखाते हैं जो काम परफेक्ट हो, मतलब हो चुका है जो काम, और किसी भी काम के परफेक्ट होने को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही कारण है। फिर उसके बाद आगे हम लोग उसमें एक नियम पढ़े थे कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो एक्टिव में सेंटेंस का जो अर्थ था वो पैसिव में कहीं बदल तो नहीं गया है। अगर अर्थ बदलेगा तो फिर सेंटेंस ही सेम नहीं रहेगा, और सेंटेंस ही सेम नहीं रहेगा तो एक्टिव और पैसिव दोनों कोई काम का नहीं। उसमें कुछ प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया गया था कि सब्जेक्टिव केस पर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, उन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का होता है। या ये भी बताया गया था कि अगर ऑब्जेक्टिव केस किसी सेंटेंस में दिया है तो उसको सब्जेक्टिव केस में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसको याद करना है। अब हम लोग आगे उसी वीडियो को बढ़ाते हुए उसी चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेंस वाइज किस तरह से एक्टिव से पैसिव में फॉर्मेशन होता है, किस तरह से बदलता है। तो सबसे पहले जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। फिर धीरे धीरे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर पास्ट में घुसेंगे, फिर उसी तरह से फ्यूचर में भी जाएंगे। एक एक चीज़ों को डिस्कशन करते चलेंगे धीरे धीरे। फिर आगे हम लोग जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव बदलाव होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ हेडिंग लगाया गया है कि पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पैसिव वॉइस किस पर आधारित बनाने वाले हैं आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार उसमें किस तरह से एक्टिव से पैसिव बदलता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट या किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, वही बेसिकली आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। किसी भी टेंस का ले लीजिए आप, जो टेंस का स्ट्रक्चर है उसको आप कह सकते हैं काची एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। टेंस का ही स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहलाता है और होता भी है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और वही स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेम डिट्टो यही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। अब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को जब एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो कैसे बदला जाता है, तो पीछे जिन नियमों को बताया गया उस नियमों को एक बार देख ले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो, और उन नियमों के आधार पर हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। तो सबसे पहले नियम जो बताया गया था पिछले वीडियो में कि जब कभी भी हम लोग एक्टिव से पैसिव आएंगे तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। पिछला वीडियो में बात किए थे। साथ ही जो एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट तो पैसिव का सब्जेक्ट। साथ ही साथ पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट बन गया, एक्टिव के ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन गया, पैसिव के सब्जेक्ट।
आगे फिर जब हम बढ़ते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो जनरली जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसमें किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस में एंटर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के लिए, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। जनरली इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फिर उसके बाद पिछला वीडियो में बता दिया गया था कि जब कभी भी हम लोग एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो आपका जो मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब, वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ एक्टिव में तो V1 या V5 था, लेकिन जैसे ही पैसिव में आया तो वर्ब किस में बदल गया, वर्ब थर्ड में बदल गया। उसके बाद आपका लिखा जाता है सुटेबल प्रीपोजिशन, और उसका बाद ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव का, सब्जेक्ट जो है वो कहाँ बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से बदलाव होता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर आपका कि एक्टिव और पैसिव कैसे बदलता है। तो एग्जांपल है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। काम कर कौन रहा है, मैं, करने वाला का कहलाता है कर्ता, और कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये आई का हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें मुख्य क्रिया का चीज़ है, पढ़ाना मुख्य क्रिया है, तो पढ़ाना यहाँ मुख्य क्रिया है। और ये मुख्य क्रिया किस में लिखा गया है, टीच, V1 में। जैसे टीच का आप जब फॉर्म देखिएगा तो टीच का V1 होता है टीच, V5 जो होता है टीचेज, V2 और V3 सेम होता है टाउट, और आपका जो V4 है वो होता है टीचिंग। तो यहाँ पर जो लिखा गया वो V1 है। उसके बाद है इंग्लिश, ये काम हो किस पर रहा है, और जिस पर काम होता है, जिस पर कोई वर्ब होता है वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, टीच आपका मेन वर्ब है यानी V1 है, और इंग्लिश आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी V1, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा किस में लिखा गया है, बेसिकली एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो किसके स्थान पर जाएगा, पैसिव के सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ई एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव के कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब 3 गो है, इज भी है, एम भी है, आर भी है। तो देखिए इज का प्रयोग कब करते हैं, एम का प्रयोग कब करते हैं, आर का प्रयोग कब होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो यूजेज ऑफ इज, एम, आर। तो इज का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट के स्थान पर आपका ही दिया हो, या सी दिया हो, या इट दिया हो, या किसी भी प्रकार का वैसा नाउन या वैसा नाम जो सिंगुलर कैटेगरी का हो, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इज। एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग हम लोग दे के साथ करते हैं, यू, वी, या कोई भी वैसा नाउन या नेम जो का हो, प्लूरल कैटेगरी का हो, उसके साथ हम लोग यूज करने का काम करते हैं आर का। तो यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा गया है, जिसे हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो आ गया। अब उसके बाद आगे क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में 3 गो है। तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश है वो क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है। एक कहने का मतलब इंग्लिश में एक को कहा जाता है सिंगुलर, सिंगल, एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर। अब एक से अगर अधिक है तो उसको प्लूरल कह दिया जाता है। तो यहाँ जो इस सब्जेक्ट का नाम है वो इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, तो सिंगुलर कैटेगरी का है। तो सिंगुलर कैटेगरी में क्या यूज करना है, ईच का। तो इंग्लिश के बाद लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब में से ईच। अब यहाँ मेन वर्ब था V1 में, लेकिन पैसिव वर्ब से मेन वर्ब किस में चाहिए, वर्ब थर्ड में। तो टीच का हम लोग वर्ब थर्ड यूज किए का चाहिए, टाउट। फिर उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है जनरली लगता है बाय। और उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस किसका, एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट का। तो एक्टिव वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन है, आई। तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो कहाँ बदलेगा वो, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस का होता है, पिछले वीडियो में बताया है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ मी हो गया। तो इस तरह से आप एक्टिव से क्या कर सकते हैं, पैसिव में बना सकते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग समझते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन के बारे में।
जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब थर्ड के बाद हम लोग सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आखिर सुटेबल प्रीपोजिशन है का, कब, कैसे यूज किया जाता है? तो देखिए, सुटेबल प्रीपोजिशन में सबसे पहले जनरल सेंस यानी सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं बाय का, सामान्यतः। फिर दूसरा है कि जब कभी भी कोई काम किसी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स या कोई काम जो है कोई हथियार के माध्यम से, कोई यंत्र के माध्यम से हो रहा है, तो उस केस में हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पर यूज करते हैं विथ का। जैसे मतलब आप किसी लकड़ी को चाकू से काट रहे हो, सब्जी को, तो हाँ वहाँ विथ का यूज करेंगे, कट विथ नाइफ। अगर पैसिव वॉइस बनाते समय मीडियम का बात किया जाए या किसी तरह का सोर्स मतलब स्रोत, मीडियम मतलब माध्यम, तो वहाँ पर यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन। बाकी जो आपको एने जो लिखे हुए दिख रहे हैं, इस सारे के सारे हैं फिक्स प्रीपोजिशन। वैसे शब्द जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, एकदम फिक्स, इन लेंगे तो लेंगे, उसके साथ आप इनके अलावा कुछ लगा भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो फोर लेंगे तो लेंगे, कुछ ऐसे शब्द जो अपने साथ विथ लेंगे तो लेंगे, फिक्स एकदम। तो उसमें से सबसे पहला कैटेगरी है वो है नन। नन जो बेसिकली है वो नो का भीतरी फॉर्म है। जैसे एक शब्द है नो, नो मतलब होता है जानना, ई जो है वो V1 कैटेगरी में है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसी का जब थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो आता है नन। तो नन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर दो यूज लेता है, पहले टू, अब एक लेता है फोर। टू कब लेगा? मतलब जब कोई व्यक्ति आपको जानता हो। टू समवन, समवन कहने का मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, यानी कोई पर्सन या कोई व्यक्ति आपको जानता हो या आप किसी को जानते हो, तो उस केस में यूज करते हैं टू। जब आपको किसी काम के लिए जाना जाता हो, किसी राइटर के तौर पर, या कोई किताब लिखे हैं उसके तौर पर आपको जाना जाता हो, या कोई अच्छे काम किए हैं उसके लिए जाना जाता हो, तो वहाँ पर ही नन के साथ प्रयोग किया जाता है फोर। फिर आगे उसी तरह से है एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, सरप्राइज। इन चारों का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या अचंभित होना, चारों का मतलब है। अब इन चारों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर आता है एट। फिक्स है कि एस्टोनिश्ड एट आएगा, शॉक्ड एट आएगा, अमेज्ड एट आएगा, सरप्राइज्ड एट आएगा, फिक्स एकदम। यानी जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, अब अगर इस चारों में से चारों कोई भी एक शब्द दिखाई देवे, तो उसके पास प्रीपोजिशन के तौर पर बाय नहीं एट का प्रयोग करना है। फिर उसी तरह से आगे जब बढ़िएगा तो पूछा जाता है एंग्री, एनोय, वेक्स। एंग्री मतलब होता है गुस्सा, एनोय और वेक्स का मतलब होता है तंग करना या तंग हो जाना। ये तीनों के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है एट और दूसरा आता है विथ। इन तीनों के साथ एट का प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी से गुस्सा हो, कोई वस्तु से, किसी वस्तु को लेकर आप गुस्सा हो तो उस समय एट, या किसी वस्तु से आप आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो उस केस में लगाते हैं एट। लेकिन आप कोई व्यक्ति से गुस्सा हैं या कोई व्यक्ति से तंग आ चुके हैं, तो उस केस में हम लोग लगाएंगे क्या चीज, विथ का प्रयोग करेंगे। उस केस में वेक्स विथ लिखेंगे। कब? जब आप किसी व्यक्ति से तंग आ चुके हैं। एंग्री विथ लिखेंगे कब? जब किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु को लेकर गुस्सा है तो हाँ एंग्री एट लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सातवां में इंटरेस्टेड मतलब अभिरुचि होना, कंटेंट भरा होना। इंगल्फ का मतलब होता है अपने आगोश में ले लेना। जैसे बड़ी बड़ी जो आगे जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का करती है, अपने में समेट लेती है, यानी अपने आगोश में ले लेती है। उसके लिए जो शब्द आता हुआ था इंगल्फ। अब ये तीनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर आता है इन। यानी जब कभी भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंटरेस्टेड इन लिखेंगे, कंटेंट इन लिखेंगे, इंगल्फ इन लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से आगे लिखा जाता है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है भरा होना। क्रैम्प्ड का मतलब होता है ठूसा होना। जैसे किसी बोरा में आप कोई चीज़ ठूसते हो तो वहाँ पर ये दोनों के लिए पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है विथ, यानी फील्ड विथ, क्रैम्प्ड विथ। तो इस तरह से कुछ इधर जो है फिक्स प्रीपोजिशन है,
यानी ये सब शब्द अपने साथ यही सब प्रीपोजिशन लेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं। अभी सब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। बोर्ड में एक्चुअली जो भी पूछा जाएगा वो अधिकतर पूछा जाता है बाई का प्रयोग, लेकिन जब आप बोर्ड से आगे एनडीए का एग्ज़ाम दीजिएगा या एयरफोर्स या नेवी, तो उसमें फिक्स प्रीपोजिशन ज़्यादा आते हैं। यानी इन शब्दों को आपको याद रखना होगा कि किन शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, अगर आपको कंपटीशन एनडीए या एयरफोर्स देना है तब। नहीं तो बोर्ड में कि जनरली आपको बाय याद रख लेना है, और जनरली बोर्ड में एक पूछा जाता है नन। ये दो को याद रखिएगा, काम चल जाएगा। तो आपको जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सबसे पहले दोनों नियम को याद रखना है, और उसके बाद इस सारी चीज़ों को। सूटेबल प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। सूटेबल प्रीपोजिशन हर टेंस में, चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की, यानी कि 3 टेंसों में से किसी भी टेंस का अगर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और अगर आपको ये सब शब्द दिखाई देता है तो फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर ये शब्द अपने साथ इन्हीं सारे प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे सभी टेंसों में। तो आपको इस पूरे बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग देख चुके हैं कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो आप आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल को आप लोग उतारिएगा। तो बोर्ड पर जो एग्जाम्पल दिया गया है आप उनको ध्यानपूर्वक बारीकी से पहले तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, और उसके बाद आप उसका पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं बनेगा वो, या जो बन भी जाएगा, अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें यह डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से इन सारे के सारे एग्जाम्पल को बनाया जाता है और किन किन बातों को ध्यान रखना है और किस तरह से ऑब्जेक्टिव में पकड़ना है। क्या है कि बोर्ड में जो भी आता है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, आपको 4 को दिया रहेगा, तो किस तरह से फटाफट ऑप्शन बाय ऑप्शन पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस को किस तरह से छांट लेना है। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। जो भी बातें बताई गई हैं पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।